नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां मुख्यमंत्री योगी दौरे पर रहे, साथ ही मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम चला। क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज दौरे पे थे। मुख्यमंत्री सुबह 10:10 पर नौतनवा के रतनपुर में पहुंचे, जहां रोहिन नदी पर 148 करोड़ की लागत से बन रहे नवनिर्मित रोहिन बैराज का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद उसका लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के 654 करोड़ की लागत से बन रहे विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वही रोहिन नदी पर बने 87 मीटर लंबे, 40 मीटर चौड़े व 7 मीटर ऊंचे बैराज से नौतनवा व लक्ष्मीपुर ब्लॉक के 65 गांव के 16,000 से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 11:20 पर जनपद से अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। वही कार्यक्रम के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी पर अखिलेश यादव भड़क उठे। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ। ने उद्यमी घूस कांड मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। विजिलेंस और ईडी के बाद अब इस मामले की एसआईटी जांच शुरू कर दी गई है। अब एसआईटी इस मामले से जुड़े लोगों के बायोडाटा खंगालेगी और कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करेगी। दरअसल बीते दिनों यूपी में एनवीएस यूपी घूस कांड का बड़ा मामला सामने आया था। इस मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश और निकांत जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। निकांत जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन आईएएस अभिषेक प्रकाश अब भी फरार है। इस मामले की विजिलेंस और ईडी जांच शुरू हुई थी कि अब डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले की एसआईटी जांच भी शुरू करा दी है। एसआईटी जांच टीम में एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी, एसीपी विनय द्विवेदी और इंस्पेक्टर आलोक राव शामिल होंगे, जो उद्यमी घूस कांड मामले की रिपोर्ट तैयार करेंगे और यह पता करेंगे कि इस गिरोह में और कितने लोग, कितने अफसर शामिल होंगे। क्योंकि पुलिस की जांच में यह पता चला था कि निकांत जैन के मोबाइल नंबर से कई अफसर, जज और नेताओं से बात हुई थी। आईएएस उद्यमी कांड छोटा मामला नहीं, बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत इस मामले में खुलासे भी तेजी से हो रहे हैं। अब एसआईटी यह पता लगाएगी कि उद्यमी घूस कांड में शामिल कितने लोग थे और कितने रुपयों की घूसखोरी की जा चुकी है। फिलहाल देखने वाला बात यह है कि इस मामले में फरार चल रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश से कब पूछताछ होगी, जो इस मामले में मुख्य अभियुक्त है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाए। आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और योगी सरकार को सिलसिलेवार तरीके से घेरा। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है। पुलिस ही पुलिस को ढूंढ रही है और पुलिस ही पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। बरेली की घटना का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर किस तरीके से एक इंस्पेक्टर ने किसान का अपहरण किया और वसूली किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं उद्यमी घूस कांड मामले को लेकर भी एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। कहा कि आईएएस अभिषेक प्रकाश मुख्यमंत्री आवास में छुपा है। फरार आईएएस को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।
आईएएस अभिषेक प्रकाश सरकार का मैनेजमेंट और वसूली का काम देखता था। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गलत करार दिया और कहा कि इससे गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जमीन पार्टी बन चुकी है। इसके नेता और इनके गुर्गे लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। यह भी कहा कि संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारी ढाल भी है। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई घटनाओं का जिक्र किया और विकास के मुद्दों पर सवाल खड़े किए, इसका कितना फायदा 27 के रण में मिलता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी श्राद्ध के साथ आशीष, इंडिया वॉइस। खबर मथुरा से है, जहां इनकम टैक्स विभाग का हैरत अंग्रेज कारनामा देखने को मिला है। आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। आयकर विभाग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उन्होंने मथुरा के औरंगाबाद निवासी सौरभ कुमार को 30 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है। 26 मार्च को उनको 30 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। नोटिस देखकर सौरभ कुमार किसान बीमार हो गए और सदमे में चले गए। उनका कहना है कि 30 करोड़ रुपए का नोटिस ये पहली बार ही नहीं आया है। इससे पहले भी 2022 में उनके पास 14 करोड़ रुपए का आयकर विभाग नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन उनका कहना है कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई मेरी फर्म नहीं है, मैं आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, फिर भी जो है आयकर विभाग मुझे नोटिस पर नोटिस दे रहा है। ये दूसरा इंसिडेंट है जो आयकर विभाग ने नोटिस दिया है। इसको लेकर उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वह किसान हैं और खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। सौरभ कुमार ने बताया कि उनके पिताजी 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन 2022 से लगातार इनकम टैक्स विभाग के नोटिस आ रहे हैं। ये दूसरा नोटिस है, 30 करोड़ रुपए का नोटिस है। इसको देखकर उनकी हालत बिगड़ गई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर दुर्ग से है, जहां प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। 5 रास्तों में श्री राम चौक में प्रभु श्री राम की प्रतिमा का स्थापना का कार्यक्रम में पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और दुर्ग सांसद की धर्मपत्नी रजनी बघेल शामिल हुई। इस दौरान 111 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी भ्रमण करते हुए शीतला तालाब पहुंची। शीतला तालाब पहुंच जहां से जल लेकर वापस भ्रमण करते हुए श्री राम चौक प्रतिमा के पास पहुंची। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय चलने वाले प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण रामनवमी के दिन होगा। कार्यक्रम में आज से सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें सुपेला क्षेत्र समेत आसपास के श्रद्धालुओं का तांता श्री राम चौक में लगा हुआ है। आपको बताया चले कि भव्य प्रतिमा काफी बड़ी है, जिसे लेकर के आसपास के श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और आसपास पूरे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिसे देख करके आसपास के लोग काफी एकजुट हो चुके हैं और लगातार 3 दिन तक सुंदरकांड का आयोजन भी आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग लाइव। खबर आरा से है, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, बता रही हैं हमारी संवाददाता रेखा। कार्यालय में हृदय रोग से बचाव के लिए सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। बता दें, आरा रोटी क्लब के द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों की विशेषज्ञ की टीम मौजूद रही। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मिस्टर राज को भी यह प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही भोजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से एक पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि हाल के दिनों में जिस तरह से हृदय रोग के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, इसे लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि किस तरह से हम जानकारी के रहने पर, प्रशिक्षण रहने पर किसी की जान बचा सकते हैं, कैसे हम अचानक इस
स्थिति में अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो ऐसी स्थिति में कैसे उसको बचाया जाए, इसे लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर आरा रोटी जो क्लब के सदस्य थे और इसके अलावा पटना से मेदांता हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों की टीम है, हृदय रोग से संबंधित जो डॉक्टर हैं, उनकी संबंधित टीम ने प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण के माध्यम से जो पुलिस पदाधिकारी थे उन्हें CPR कैसे दिया जाता है, कैसे प्रशिक्षण होगा और कैसे उनको जानकारी हो, इसे की व्यवहारिक और जानकारी भी दी गई और उनको कैसे किसी विकट परिस्थिति में लोग अगर अचानक हार्ट अटैक आया है तो कैसे इसे बचाया जा सके। इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से जो विभिन्न थाना क्षेत्र में है जो लोग हैं उनको त्वरित बचाने के लिए यह एक उपाय बताया गया। साथ ही इसमें पुलिस पदाधिकारी भी थे और बता दें कि भोजपुर SP के अलावा 112 पुलिस वाहन है, इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्र से जो पुलिस पदाधिकारी आए थे सभी को प्रशिक्षण दिया गया। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरा से। खबर रायबरेली से है, जहां परिवहन विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसा हादसा हो सकता था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू। रायबरेली में एक रोडवेज बस का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से ओवरलोड सवारियां भरी जा रही हैं, जबकि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत रायबरेली जिले के शहर का बताया जा रहा है। बता दें कि आए दिन हो रही मार्ग दुर्घटनाओं से ऐसे अधिकारी, चालक और परिचालक सबब नहीं ले रहे हैं। बता दें कि आए दिन ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन बस में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से ओवरलोड सवारियां भरकर रोडवेज बस फर्राटे भर रही हैं। बता दें कि ये वायरल वीडियो रायबरेली के सारस चौराहे का है, जहां पर किसी के द्वारा कैमरे में कैद कर ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है वीडियो, और ये लिखा गया है कि इस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी निगरानी में बसें चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि अगर ऐसे अधिकारी ध्यान नहीं दिए तो कभी एक बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि जिले में आए दिन देखा जा सकता है कि चाहे रफ्तार का कहर हो या ऐसी मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोग अपना जान तक गंवा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता भी कह सकते हैं, जिसके चलते ऐसे बस चालक मनमानी रवैये अपनाकर ओवरलोड बसें चलाकर फर्राटा भर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद क्या अधिकारी सबब लेंगे या ऐसे ही मनमाने बस चालक फर्राटा भरते रहेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। क्या माहौल है, तैयारियां कैसी हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनय। तो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज संवर कर तैयार हो चुकी है। रामनगरी में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और यानी कल 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर यहाँ जय श्री राम की गूंज होगी। अनुमान है कि यहाँ इस दिन जो है 50 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का खाका भी तैयार कर लिया। इसके साथ ही देश भर के सैकड़ों मंदिर में रामनवमी की खास तैयारियां की जा रही है। अयोध्या में वर्षों से इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे में देश दुनिया के लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ऐसे में मौका है और खास भी हो जाता है कि रामलला के जन्मोत्सव हो रहा है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भी जन्मोत्सव के कार्यक्रम में 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसलिए अयोध्या में प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और उनको हर तरीके की सुविधा देने की तैयारियों में यहाँ पे नगर निगम जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, सभी अपने अपने तरह से स्वागत के लिए, भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। उनके मनोरंजन के लिए बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं और जगह जगह पे ठंडे जल प्याऊ की भी व्यवस्था है। वही नगर निगम के द्वारा जो है तमाम जगह जो है टेंट छाए गए हैं कि गर्मियों में जो है लोगों को, भक्तों को धूप न लगे। और जो रामलला मंदिर के जाने के वहाँ पे टाट पट्टी बिछाई गई, लाल रंग की कारपेट बिछी है, उसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। और कल रामलला का दर्शन जब होगा तो ठीक 12 बजे भगवान सूर्य की जो किरण हो गई भगवान राम के मस्तक पर पड़ेगी और ये 4 मिनट तक इस तरह के चलता रहेगा। और पूरे अयोध्या के लोग जो है 100 LED जगह जगह पे लगी होगी का साक्षात सीधा लाइव प्रसारण भी दे सकेंगे। और कल ही से जो है ये 20 वर्षों तक की राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भगवान सूर्य की किरण का ये जो 4 मिनट का कार्यक्रम है ये अनवरत चलता रहेगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर बलौदा बाजार से है, जहां किसान से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। ये मारपीट क्यों हुई, पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी।
आज एक दर्दनाक हादसा या मानवता को शर्माशर करने वाला मामला आया है बलौदाबाजार जिले के खिलोरा गांव का मामला, जहां पे एक राइस मिल निर्माण कर रहे रौनक अग्रवाल ने एक गरीब किसान के साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारपीट की कि मानवता को शर्म करने का माया। आपको बता दें कि बलौदा खिलोरा में राइस मिल का निर्माण करने में उसका आरोप केवल खोरबारा जायसवाल का आरोप इतना था कि उसने राइस मिल निर्माण करने वाले रौनक अग्रवाल का विरोध किया था और राइस मिल खोल रही थी, वहां पर विरोध कर लगातार उसके द्वारा सरकारी जमीन में कब्जा किया था। इसी बात को लेकर रौनक अग्रवाल बहुत नाराज था। उसने उसको बुलाया, खोरबारा जायसवाल को बुलाता है, उसके बाद उसका झूठे आरोप लगाता है चोरी का इल्जाम लगाने के बाद अपने मुंशी अपने नौकर के साथ उसके शत्रुघ्न नौरंगे और पूर्व सरपंच देवनारायण साहू और उसके अन्य साथियों के साथ उसने बर्बरतापूर्वक उसे जूते चप्पल से मारपीट कर उसे घायल कर देता है। उसके परिवार में घर में जाकर उसका आरोप लगाता है कि तुम मेरे घर में जाकर दुकान में राइस मिल में घुस के चोरी किया था, और चोरी कर आरोप लगाने के बाद उसने बोलता है मैं नहीं किया। उसके बाद नहीं मानता, लेकिन फिर भी जब यह वीडियो जब सोशल मीडिया वायरल होता है तो उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ धारा 296, 115, 3-5 का आरोप लगाकर रौनक अग्रवाल और उसके मुंशी तुम्हारा शत्रुघ्न कोसले और पूर्व सरपंच देवनारायण साहू के आरोप लगा के बाद उनके बाद गिरफ्तारी करती है। आपको बता दें कि कितनी शर्माशर्म घटना थी कि उसको लगातार उसके परिवार के सामने इस प्रकार की दुस्साहस करने का करता है। एक पैसे वाला व्यक्ति इस प्रकार गरीब के साथ बर्बरतापूर्वक तालिबानी सजा देता है। ये नगर बलौदाबाजार में ये पहली घटना है कि एक झूठे आरोप में एक किसान को, गरीब किसान को इस प्रकार से मारपीट करना कितनी अशोभनीय बात है। जब वीडियो वायरल होता है तब एसपी संज्ञान लेते हैं और पुलिस हथबंद पुलिस जाके उनके खिलाफ आरोप तय करने के बाद उनके गिरफ्तारी करती है। निश्चित ही कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों पैसे वालों का बोलबाला है और पैसे वाले ना जाने गरीबों और किसानों के साथ किस प्रकार का झूठे आरोप लगा के उनके साथ झूठे आदमियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। निश्चित ही कि इस प्रकार की घटना देखने के लिए मानवता को शर्माशर्म करती है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने गुड मॉर्निंग पुलिस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पुलिस के जवान लोगों से संवाद करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आपको बताते चले मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह की ओर से एक नई पहल, एक नई टीम का गठन किया गया है। आज जो पुलिस अधीक्षक हैं गणेश कुमार शाह ने आज सिविल लाइन चौकी से इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि चौकी और थानों पर इस टीम का गठन किया जाएगा, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों से सीधा संवाद करेगी। ग्रामीण अंचलों में जो पुलिस का लोगों में भय व्याप्त है, खाकी का जो खौफ है वो निकाला जाएगा और आम जनमानस में पुलिस का संवाद समांतर रहे और पुलिस की जो कार्यशैली है वो अच्छी तरीके से निकल कर आए और जो छोटी मोटे जो घटनाएं हैं, अपराध है, उन पर विराम लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे पहले भी वो रायबरेली और कई जनपदों में रहे हैं, वहां इस अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया और इसका परिणाम भी अच्छे निकल कर आए हैं। तो वहीं आज जो सिटी एडिशनल एसपी हैं अरुण कुमार सिंह और सिटी संतोष कुमार सिंह ने लोहिया पार्क पहुंचकर लोगों से इस अभियान की शुरुआत होने के बाद संवाद किया। तो लोगों ने कहा है कि हालांकि कुछ कमियां हैं जो उनको सुधार किया जाएगा और आने वाले समय में इस अभियान के रिजल्ट अच्छे हासिल होंगे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर सीएम धामी ने पार्टी के पदाधिकारियों को दायित्व देने का काम किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, उनको दायित्व की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी यानी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात दी थी, दायित्वधारी बनाने का काम किया था और अब 18 और नए दायित्वधारियों को बनाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। यानी ये कह सकते हैं कि पिछले 24 और 48 घंटे के बीच में 38 ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्वधारी बनाने का काम दिया गया है। और अब चर्चा इस बात की है कि आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि जो 24 से 48 घंटे के भीतर सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सकता है। यानी पार्टी के जो युवा और वरिष्ठ जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल की अभी भी 5 सीटें रिक्त बची हुई है और ऐसे में उनको भरने की भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए बड़ी सौगातों भरा कहा जा सकता है। कैमरामैन हतुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी कल 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है,
बता रही हैं हमारे संवाददाता भुवनेश। 45वां स्थापना दिवस कल यानी कि 6 अप्रैल को देश सहित राजस्थान में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तैयारियां हो चुकी है। कल 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसको लेकर पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है, प्रभारी बनाए गए हैं, ताकि हर उपखंड स्तर पर, हर जिला स्तर पर और बूथ स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई और सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। सहयोगी कल्पित दवे के साथ भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर। खबर अलीगढ़ से है, जहां वक्फ बिल पास होने पर मुस्लिम महिला नेत्री रूबी खान ने मोदी की पूजा की। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता शाहनवाज। पास हो जाने के बाद अलीगढ़ में मुस्लिम भाजपा नेत्री के द्वारा खुशी का इजहार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाने के बाद उनको मिठाई खिलाने का कार्य किया है। आपको बता दें, अलीगढ़ से एक मामला सामने आया जहां मुस्लिम भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान के द्वारा वक्फ बिल पास हो जाने के बाद खुशी का इजहार किया है, जिसके बाद उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाने के बाद उनको मिठाई खिलाई, उसके बाद पूजा अर्चना की गई। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए मुस्लिम भाजपा नेत्री के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया गया है और वक्फ बिल को पास किया गया है, हालांकि वक्फ बिल लोकसभा और संसद में भी और राज्यसभा में भी पास हो गया है, जिसके बाद वक्फ बिल पास हो जाने के बाद कहीं ना कहीं एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग जो इसका समर्थन में सामने आ रहा है। वहीं दूसरे वर्ग के द्वारा जगह जगह मिठाइयां वितरण की जा रही हैं और इसका समर्थन किया जा रहा है, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो कि इसका विरोध कर रहा है। तो वहीं मुस्लिम नेत्री के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरीके से ये कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी पीड़ित मुस्लिम लोग हैं जिनकी जमीनों को दबाया गया है, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि इस तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि जो कि वक्फ बिल पास हुआ है उसका वो पूर्ण रूप से समर्थन करती हैं। इधर वक्फ बिल के बाद उनके द्वारा कहा गया कि वे पूरे तरीके से इसका समर्थन करती हैं और जिन लोगों ने, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उनके द्वारा कब्रिस्तानों की जगह को घेर कर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें खड़ी कर ली है। अब कहीं ना कहीं वक्फ बिल पास हो जाने के बाद जो वहां पर दफनाए जाते हैं या जो उनके परिजन हैं, उनको भी जगह पूर्ण रूप से मिल पाएगी। इसीलिए उनके द्वारा कहा गया कि वे चाहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा से देश में प्रधानमंत्री बने रहे, और जिस तरीके से उन्होंने ये बिल पास किया है उसका वह पूर्ण रूप से समर्थन करती हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर छपरा से है, जहां वक्फ बिल का मुसलमानों ने विरोध किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता प्रशांत। संशोधन 2025 पूरे भारत में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में पूरे बहुमत के साथ इस बिल के पास हो जाने के बाद एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के लोग इसका घोर विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि आगामी बिहार में 2025 का चुनाव जो होने वाला है, उसको लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी बिहार में बढ़ी हुई है। बिहार के एनडीए घटक दल जदयू, लोजपा रामविलास और हम पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी मुस्लिम बिरादरी के लोगों का काफी गुस्सा नजर आ रहा है। आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी वक्फ बोर्ड कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और देखना है कि क्या यह गुल खिला पाती है वक्फ बिल, या ये सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार ही बनकर रह जाएगा। प्रशांत किशोर, इंडिया वॉइस, जमुई। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।